आप में से कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि जीएमसी के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करें। जीएमसी का जो सिलेबस है, इस टाइप का सिलेबस हमने इससे पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब तक आपके एग्ज़ाम का नाम ना आ जाए ना, तब तक मज़ा नहीं आता। ये फीलिंग नहीं रहती यार कि ये मेरे एग्ज़ाम के बारे में बात हुआ है, हमको ये चीज़ें करनी चाहिए या इस चीज़ को हमको फॉलो करना चाहिए। तो आज आपके एग्ज़ाम का नाम लेके यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। हम बात करने वाले हैं जीएमसी एग्ज़ाम के क्लास 2 एंड क्लास 3 की जो पोस्ट है आपकी, जिसका अभी एग्ज़ाम है 20-23 डेज बाद। तो जीएमसी गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हो सकता है आप में से कुछ लोग फॉर्म भरे हों, पॉसिबिलिटी है नहीं भरे हों क्योंकि थोड़ी सीटें कम थी। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है ना, इसको तो मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, स्टैटिक का पोर्शन कितना रहेगा, करंट अफेयर का पोर्शन कितना रहेगा, ये सारे डिस्कशन हमने इससे पहले किए हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। सिलेबस में एक लाइन भी चेंज नहीं है। जो आपका GWSSB का सिलेबस है, जो GMB का सिलेबस आया हुआ है, वो सिलेबस एग्जैक्टली यही सिलेबस है। तो इससे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करना है आपको। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, गुजराती में आएगा। 100 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपका टेक्निकल गुड के कैटेगरी में आता है और यहाँ पे आप 40 to 45 मार्क्स या फिर थोड़ा सा मेहनत करके 50 मार्क्स, मतलब 40 to 50 मार्क्स के बीच में आप लेके आते हैं, अगर आपका टेक्निकल गुड के कैटेगरी में है, मतलब मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ टेक्निकल में आपके अच्छे स्कोर रहेंगे, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है कि एकदम नॉन टेक्निकल को छोड़ दो कि नॉन टेक्निकल में जीरो रहें और टेक्निकल के भरोसे आपको सिलेक्शन लेना है, तो फिर सिलेक्शन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको। आप सभी को पता है कि इस समय जीपीएससी एक नया फॉर्मेट फॉलो कर रही है टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है उन्होंने बढ़ा दिया है और इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो टेक्निकल का लेवल घटाएंगे। अगर टेक्निकल का लेवल वैसे ही रहता है तो वहाँ पे मार्क्स कम आने से यहाँ पे कंपटीशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज़ लोग यहाँ से कम्पीट करके आगे निकलेंगे। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बुक्स मैंने बताए हैं, किसी का भी ले लो, इनबॉक्स का ले लो या फिर आईसी का ले लो या फिर किसी का भी ले लो, ज्ञान सारथी, जिसका भी लेना है आप ले सकते हो। बट आपको जो स्टैटिक MCQ हैं वो तो सॉल्व कर लेने हैं। करंट अफेयर वीकली आपको देखते रहना है, मेरी भी वीडियो आती है करंट अफेयर पे, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ से तो आपका ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया। आपको टारगेट करना है अप टू 50 मार्क्स, तो कैसे भी अचीव करें। अगर आपका टेक्निकल ख़राब है, नॉन टेक्निकल अच्छा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा आपको। फिर 70 से ऊपर का आपको सोचना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं और कहाँ पे ये है कि आपका मार्क्स बूस्ट हो जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो डिफाइन कर लेना है आपको, टेक्निकल में ज़्यादा स्कोर करना है और नॉन टेक्निकल में ज़्यादा स्कोर करना है। बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि नॉन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके कम स्कोर होता है, बट ऐसा नहीं है। जो सिलेबस है उसके स्टैटिक क्वेश्चन कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लोगे, उसके फंडामेंटल पढ़ लोगे, तो आसानी से जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ आपको 40 to 50 का मार्क्स, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। बाकी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल का एग्जैक्टली इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने पहले भी कहा। बट मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं। मैंने कंपैरिजन किया नहीं है दोनों के सिलेबस का, GMB या GWSSB का जो सिलेबस आया हुआ है इससे पहले या इससे पहले जो नर्मदा का सिलेबस था, कंपेयर मैंने नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकते हैं, बट 90% या 80% से ज़्यादा सिलेबस तो सेम ही है। कुछ चेंजेज ये दे देते हैं जीपीएससी वाले। मैकेनिक्स आप सॉलिड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं जानते और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुक्स में नहीं मिलेगा। तो जितना आप कर पाए हो अभी तक वो तो कर लेना, उसको रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं कि नया टॉपिक करने के चक्कर में ये छोड़ दें। उम्मीद है कि आप मेरे कहने की वजह से YCT सॉल्व कर रहे होगे। अगर जीपीएससी अपना पैटर्न ऐसे ही रखती है तो YCT आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी और ESE भी सॉल्व कर रहे होगे आप। अगर क्लास 2 का आप कर रहे हो तो ESE आपको करना ही करना है। क्लास 3 में आप ESE नहीं करोगे तो चलेगा। ये क्लास 3 का सिलेबस है, बट अभी जो मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ ये तो नॉन टेक का है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले क्लास 2 वाला कर लेते हैं। तो क्लास 2 इंजीनियरिंग मटेरियल कर लिया होगा आपने, होप सो आप जिस भी बुक से कर रहे होगे। इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए चाहे आप खुद में फॉलो कर लो चाहे दूसरी बुक फॉलो कर लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्वेश्चंस आप कर पाओगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे। थियरी ऑफ मशीन का भी अगेन वही सारी बुक्स हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। IC के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसका मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है, तो आप सोल्यूशन पेपर जरूर देख लें। सोल्यूशन देखने से ये फ़ायदा होता है, अगर आप
आपका सब्जेक्ट ठीक नहीं है तो अगर आपने पढ़ लिया है तो ज़रूरत नहीं है सोल्यूशन देखने की। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सोल्यूशन देख लीजिए, वहाँ पे क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड का जो फंडामेंटल होता है वो भी डिस्कस हो जाता है, तो क्वेश्चन अगर थोड़ा ट्विस्ट भी होता है तो आप कर पाते हो। बाकी जो डिज़ाइन एंड ट्रांसमिशन है, अगेन इसमें कोई ऐसा टॉपिक आई थिंक सो कि नहीं मिलेगा, नहीं होगा जो आपको बुक में नहीं मिल जाएगा। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई टॉपिक, एक दो टॉपिक छूट जाता है तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि ये टॉपिक कैसे छूट गया, मैं ढूंढ के पढ़ूंगा, भले 2 दिन लग जाए 4 दिन लग जाए, तो ये एक बेवकूफ़ों वाली हरकत होती है। भाई वो टॉपिक पता नहीं उससे एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो कितने मार्क्स का आएगा। और चलो अब तुम पढ़ के चले गए एकदम इतना मेहनत करके, जितने मेहनत में आप दूसरी जगह से नंबर ला सकते थे, तो क्या ज़रूरी है कि उसको क्वेश्चन जो आया आप उसको कर ही पाओगे। तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसका मटेरियल इजीली अवेलेबल है वो कर लेना है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसका मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है इजीली, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई भी बुक आप लोगे तो इन सब पे एमसीक्यू भी मिल जाएगा आपको और थियरी भी मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल को तो मैंने डिटेल में कराया हुआ है, अगर आप वो कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन ऑटोमोबाइल के वहाँ से आप सॉल्व कर पाओगे। कैड कैम भी मैंने कराया हुआ है, यही सिलेबस एग्जैक्टली यही सिलेबस कराया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इसका भी एग्जैक्टली यही सिलेबस मैंने कराया हुआ है। MBI और MBI का तो पूरी प्लेलिस्ट है, जो आपका 9 है, 10 है, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो 8 है आपका, इसका भी मैंने सोल्यूशन करवाया। तो सोल्यूशन अगर आप देखो तो सोल्यूशन के हिसाब से तो यहाँ पे आपका जो 6 नंबर का पॉइंट है सोल्यूशन करवाया हुआ है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर पॉइंट का सोल्यूशन करवाया हुआ है, हीट ट्रांसफ़र का आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनके। 9 नंबर का डिटेल में डिस्कस किया हुआ है थियरी के साथ, 10 नंबर भी डिटेल में, 11 नंबर भी डिटेल में, 12 नंबर भी डिटेल में। हाँ, इन्वायरमेंट साइंस में कुछ कुछ चीज़ें आपको छूटेंगी। नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया हुआ है, भले वो एक्ट एंड रूल में डिस्कस किया हुआ है। एयर पोल्यूशन को मैंने ऑटोमोबाइल में भी डिस्कस किया हुआ है। वाटर सॉइल को हमने डिस्कस नहीं किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया हुआ है, बाकी वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो देख लेना, अगर आपको ईजी मटेरियल मिलता है तो आप पढ़ लेना, अगर बहुत ज़्यादा आपको हाथ पाँव मारने पड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट करने पड़ रहे हैं, तो स्किप कर सकते हो। जो आपका ये है 12 इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, ये जो 15 नंबर का है ये आपको आसानी से मिल जाएगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मटेरियल, इसकी मटेरियल में दिक्कत नहीं होगी, आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, बट आपको इसकी थियरी पढ़नी पड़ेगी। केवल MCQ करके जाओगे, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, आप मैकेनिकल में भी नहीं पढ़े होंगे, इससे पहले पढ़ा भी होगा तो बहुत लोअर लेवल का पढ़ा होगा, या फिर हल्का फुल्का इंट्रो वाला पोर्शन पढ़ा होगा। अभी आ रहा है, अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कई सारी यूनिवर्सिटी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो अभी आ रहा है। बट ये चूँकि आपने पहले पास आउट किए हुए हैं तो शायद ये सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होंगी। बट एक काम जरूर कर लेना कि जो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ा उसके बारे में आप ले लेना, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो रिसेंट पेपर हुए हैं उनमें यही ट्रेंड रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। तो देखना, अगर आप करंट अफेयर देखते रहते हो, साइंस एंड टेक की चीज़ें देखते रहते हो, तो वहाँ से वो क्वेश्चन हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बट एक चीज़ फिर से मैं रिपीट करूँगा कि जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ढूंढ के पढ़ो। अभी जो चीज़ें आपने पढ़ा है उस पर फोकस करिए कि किस तरीके से उसको मार्क्स में कन्वर्ट करें। बार बार मैं यही कहता हूँ, क्योंकि जब तक वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होंगे कोई मतलब बनता नहीं है इस टाइप की चीज़ों का। अब यहीं GMC में दूसरी पोस्ट भी है जिसे हम एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर कहते हैं, क्लास 3 लेवल की पोस्ट है ये। तो इनके पैटर्न में थोड़े से चेंजेज हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। जो यहाँ पे प्रश्न 1 है इसमें सामान्य ज्ञान, गुजराती और अंग्रेजी ये हैं। तो ये पहले से आई थिंक सो गुजराती आप लोगों ने पढ़े होंगे, सभी लोगों ने RTO एग्जाम की प्रिपरेशन किया है, तो गुजराती और इंग्लिश आप लोगों ने किया है, तो बस उसको आपको रिवाइज़ कर लेना है। रिवाइज़ कर लोगे दैट्स इट, आप स्कोर कर पाओगे। गुजराती में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ 50 वो 40 के आसपास तो रहते हैं, तो आपको भी कोशिश करना है कि 40 के आसपास रहें। इसमें 50 में आप अगर 30 के आसपास जाते हो तो ठीक स्कोर है। और जो सामान्य अभ्यास है आपका, इसमें अगेन वही 50 के आसपास अगर आप कर पाते हो तो ये मार्क्स आपको हेल्प करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इतना तो टारगेट करना है। गुजराती पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गुजराती में आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मिलते हैं लोगों को, ठीक है, प्रीवियस ईयर करके चले जाते हैं तो भी मिल जाते हैं। बाकी जो है GK का वो एज इट इज़ है वैसे ही जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया। गुजराती के लिए बुक्स वही हैं, पहले थोड़े बहुत जो चेंजेज हैं वो तो रहेंगे ही, हर पेपर में चेंजेज रहते हैं, तो चेंजेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है वो कर लेना। जैसे इतिहास में ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, संस्कृति में भी ढेर सारी चीज़ें दिया गया है। बट ठीक है, आपको जो बुक्स एक है बहुत सारा सिलेबस को ना देखते हुए उस बुक्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, 2 चीज़ों को फॉलो करते रहना है। उम्मीद है कि आप इतना तो एवरेज मार्क्स तो इसमें ले आओगे।
अब एवरेज से ज़्यादा जाने के लिए थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, तो उसके चक्कर में अब तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप डीप स्टडी कर पाओ। जितना आपने कर लिया उतना वेल एंड गुड। साइंस एंड टेक ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लुसेंट भी मैं कहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो लुसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे ये गुजराती में आएगा, तो गुजराती के लिए ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी बताया, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो ये वाला सिलेबस है एज इंजीनियर, ये सारी चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखो अभी तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, पढ़ना नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ आप जो भी चीज़ें आपने पहले नहीं पढ़ी हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसी पे फोकस करिए, क्योंकि वहीं से मार्क्स आपको आएंगे। गुजराती के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इंग्लिश के बारे में भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अब बात करते हैं हम टेक्निकल का। तो जो टेक्निकल है 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। तो 200 मार्क्स में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने कराया हुआ है, कुछ टॉपिक्स बच रहे होंगे, बट ये एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, आपके आरटीओ एग्ज़ाम वाला सिलेबस है। तो इसमें मैंने बस प्लेन्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कराई हुई हैं, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी मैंने पूरा कराया हुआ है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, उसका एमसीक्यू देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, एग्जाम में कर पाओगे। थियरी ऑफ मशीन अगेन ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी। मैंने तो बहुत ज़्यादा इसमें कराया नहीं है, बट आप देख पाओगे किसी भी बुक में, अगर जहाँ से भी आप पढ़ रहे होगे तो उसको कंटिन्यू करना है। नॉन कन्वेंशनल मैंने पूरा कराया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे देख पाओगे। थर्मल में भी मैंने काफ़ी कुछ कराया हुआ है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आपने पढ़ लिया है, आपको बस फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आप ज़रूर करें। हाँ, अगर जहाँ पे एमसीक्यू मैंने करवाया है, अगर एमसीक्यू आप देखते हो तो डेफिनेटली मेरा ऐसा बिलीव है कि उस एमसीक्यू से आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ जाएं या फिर उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए। अगेन जो इंटरनल कंबशन इंजन है सेम सिलेबस है, इससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सोल्यूशन देख के जाएँ। अगर आप देख पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं देख पाते हो तो बाकी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगेन वही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं इसका, तो आप कर लिया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करो। नहीं किया है तो फिर देख लो, आपको करना चाहिए। और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है थियरी के साथ साथ। थियरी आप एक बार कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, बट एमसीक्यू से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जो एमसीक्यू आप कर रहे हो ना, अगर आप उसकी थियरी कर ले रहे हो तो बाकी जो थियरी बच रही है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं करने के बाद अराउंड टू अराउंड जो सारी इंपॉर्टेंट थियरी है वो तो कवर हो ही जाती है। ऑटोमोबाइल के लिए अगेन मैं कहूँगा कि प्लेलिस्ट है, ज़रूर विजिट करें, आपको पसंद आएगी। कंप्यूटर एडेड के लिए भी अगेन प्लेलिस्ट है, ज़रूर विजिट करें, आपको पसंद आएगी। और 11th नंबर का जो पॉइंट है, 12 नंबर का जो पॉइंट है, 12 नंबर का छोड़ दें तो जो 10 और 11 नंबर का पॉइंट है, इन सबकी प्लेलिस्ट है। 12 नंबर में है आपकी थोड़ी सी अलग, इंडस्ट्रियल था नहीं वहाँ पे, तो अगर इंडस्ट्रियल आप कर रहे होगे तो वेल एंड गुड। हम एमसीक्यू में कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल के ऊपर भी एमसीक्यू उन सारे टॉपिक्स पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको करवा दूँ जिसको हमने इससे पहले नहीं डिस्कस किया है, ताकि आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हो जाए और किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, लेवल कैसा हो वो पता चल जाए। टूल इंजीनियरिंग की बारे में बात करें तो ये शायद अलग से दे दिया है यहाँ पे, बट ठीक है, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन में से ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेटल कटिंग तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कटिंग फ्लूइड, ये टूल वियर, ये सारी चीज़ें हैं, आप कर लेना। एमसीक्यू कर लोगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, यहाँ पे फिर अगेन इन्होंने थोड़ी सी नई चीज़ें ऐड किया है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो इसमें हाथ पाँव मारिए, अगर पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हाइब्रिड व्हीकल अगेन कराया हुआ है। बाकी ये जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड पे तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप जानते हो वेल एंड गुड। कभी कभी जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं, न्यूज़ में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, बाकी आप छोड़ सकते हो इसको भी। तो ये रहा आपके जीएमसी गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट की जो सिलेबस की एनालिसिस थी, कितने मार्क्स आपको स्कोर करने चाहिए, कितने मार्क्स आपके सेफ़ हैं। सेफ़ इन द सेंस कि 200 में तो हमने डिस्कशन नहीं किया, बट नॉन टेक में मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि नॉन टेक में जो ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का, वो एक जैसा होता है। तो आपको उनसे पिछड़ना नहीं है, उसमें उनके आसपास रहना है या फिर उससे आगे निकलना है। अगर उनके आसपास रहते हो तो पूरा जो कंपटीशन होगा वो टेक्निकल के 200 पे आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे आगे निकल जाते हो तो टेक्निकल में थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा।
तो अब सारे लोग सडनली फोकस करेंगे नॉन टेक्निकल पे कि एटलीस्ट एवरेज मार्क्स तो आए, और करना भी चाहिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वहाँ पे एवरेज मार्क्स लाना। टेक्निकल का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है तो मे भी इधर उधर हो सकता है, बाकी पेपर टफ रहे आसान रहे सबके लिए रहेगा, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा जो डिस्कशन है ये किसी भी तरीके से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, थोड़ी सी जो आपका डायरेक्शन है उसको बूस्ट करेगा, जिससे कि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ाई कर पाओ। बाकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आप भी ज़रूर ज्वाइन करें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए ज्वाइन करें, ये आपके एग्जाम में टेस्ट सीरीज भी ज़रूर हेल्प करेंगी। चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।